नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में देश को जगाया, लेकिन वही वंदे मातरम आज सियासी रण का केंद्र बन गया है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, आरोप लगा रही है कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन बीच में ही रोक दिया गया। गोवा में भी सिर्फ 2 ही छंद गाए गए। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, जो गांधी ने गाया वही हम गाएंगे, जो नेहरू ने गाया वही हम गुनगुनाएंगे। बीजेपी जो कहेगी वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आज का सवाल सीधा है, क्या वंदे मातरम अब राष्ट्र भावना का प्रतीक नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के सियासी रण का नया केंद्र बन गया है? उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया हमने, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो। तब खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहाँ भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाए। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा करके वो भारत की आज़ादी आंदोलन का एकमात्र ठेका देने का अपना दम बंद कर। गाने को कहेंगे तो नहीं गाऊंगा, भेज दीजिए जेल, किसी कीमत पर भी नहीं गाऊंगा। आप क्या बात कर रहे हो? मैं अपना धर्म मानूंगा और मुझे मेरे धर्म मानने की आज़ादी संविधान ने दी है। ये बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम 2 ही। क्या मालूम है अमित शाह को इतिहास? उनका संबंध क्या है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से, वंदे मातरम से, जनगण मन से? वो संबंध है क्या? ये व्यापारी लोग हैं। शेयर मार्केट में जाकर काम करो। ये वंदे मातरम अगर आपके बस की बात नहीं है। आज के हमारे सवाल है, क्या कांग्रेस के नेताओं की पूरी वंदे मातरम ना गाने की जिद सही है? क्या वंदे मातरम के विरोध के पीछे वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है? क्या अधूरे वंदे मातरम को गाने के पीछे धर्मनिरपेक्षता का तर्क सही है? इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर धनंजय गिरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हरिशंकर गुप्ता साहब कांग्रेस पार्टी से, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब नेशनल एनसीपी से और प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी से। हरिशंकर गुप्ता साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। 28 अक्टूबर 1937 को जो यूनानिमस डिसीजन कांग्रेस कार्य समिति ने लिया वो अलग बात है, लेकिन अब तो देश के संसद ने कानून पारित कर दिया है कि आपको वंदे मातरम की 6 अंतरा गानी होंगी। अब आप जिद में अड़ गए कि नहीं साहब, हम तो नहीं गाएंगे क्योंकि ये बीजेपी कह रही है। ये बीजेपी नहीं कह रही है तो पार्लियामेंट से पारित कानून की बात हो रही है। बट सब तिरंगे का सम्मान करने के लिए 52 साल लग गए इनको अपने ऑफिस में तिरंगा फहराने के लिए। वो संविधान की जरूरत नहीं थी क्या? वो देश का प्रेम नहीं था? वो देशभक्ति और राष्ट्रहित नहीं था? 52 साल के बाद इन्होंने तिरंगा अपने फहराया है और आज भी तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यालयों के अंदर बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं तिरंगे की जगह 15 अगस्त को, और आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। राष्ट्रगान चलते हुए मंच के ऊपर प्रधानमंत्री खड़े नहीं हुए और चलते चले जा रहे हैं। ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है? अगर इस विवाद में पड़ेंगे तो कम से कम 100 जगह पर भारत के अंदर 15 अगस्त को बीजेपी के लोगों ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और तिरंगे का अपमान किया है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, 6 अंतरे गाने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत 2 अंतरे गाने में क्या दिक्कत है? वो हमारा रहा है स्वतंत्रता संग्राम से लेके अब तक 2 अंतरे ही हमेशा गाए जाते हैं। और इसके अंदर टैगोर का भी जिक्र आता है। टैगोर साहब से भी बात की थी, उनकी एडवाइस थी, उनकी सलाह थी कि 2 अंतरे काफी हैं, बाकी गाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को सारा 6 के 6 अंतरे याद नहीं रहते हैं, ना वो दोहरा सकता है।
लेकिन 2 अंतरे काफी हैं। ये बात तय हो चुकी थी 1937 में 28 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये पास कर दिया, और उसी के बाद उसके ऊपर लड़ाई लड़ी गई हर स्वतंत्रता संग्राम में। और स्वतंत्रता संग्राम तिरंगे का और वंदे मातरम का इन लोगों से क्या लेना देना भारतीय जनता पार्टी से? ये तो कहीं शामिल नहीं थे। आप अपना ठप्पा लगवाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का उस बात का जिक्र बार बार करते हैं, और देश के लोग मानते नहीं है, गद्दार मानते हैं। ओके, डॉक्टर, ये मानते हैं कि स्वतंत्र फ्रीडम स्ट्रगल में इन लोगों का कोई योगदान नहीं। ओके, डॉक्टर धनंजय गिरी, अगर आप मानते हैं कि ये संसद से पारित कानून का अपमान हुआ है तो आप कार्रवाई करिए। रमेश जी, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो 1971 में बना, इस समय कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उसमें कहा गया कि तिरंगा हो या जनगण मन, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा होगी। लॉ इट विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून से इतर अपने आप को या ऊपर जाकर के कोशिश करेगा, किसी धर्म विशेष को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, तो कानून अपना काम करेगा, संविधान अपना काम करेगा, और बिल्कुल करेगा। और उससे भी ऊपर बढ़ करके देश आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। गांधी जी का इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से करना। जब बापू ने कहा कि उनके सपना क्या था, राम राज्य का सपना था, उसको आपने सुविधा के हिसाब से काल्पनिक बता दिया। बापू लंगोटी में चलते थे, आप भी लंगोटी पहनकर चलिए। अगर बापू के इतने बड़े अनुयायी आप बनने चले हैं तो बापू के सपने को साकार करिए ना। तो डॉक्टर गिरी खड़गे साहब कह रहे हैं ना, जो महात्मा गांधी ने गाया, जो नेहरू ने गाया, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गाया, वही हम गाएंगे। बीजेपी जो कहेगी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, उन्हें जो करना कर लें। रमेश जी, उनकी उम्र का और उनके पूरे अनुभव का सम्मान करते हुए कहता हूं, क्या बीजेपी कह रही है? आप अपने कार्यक्रम में जानते हैं कि ये संसद से पास हो चुका है। यानी कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग मूवमेंट हुआ, उसमें सोनिया गांधी वंदे मातरम का विरोध कर रही थी, और बाद में उसके बौद्धिकता और गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी खोजी जा रही थी। ये कुर्सी वो कुर्सी खोजी जा रही है जो चुनाव में मिलती है, जो अल्पसंख्यक वोट से मिलती है, जो एक धर्म विशेष को तुष्ट और संतुष्ट करके मिलती है। और वो जो धर्म विशेष के लोग अपने दलीय अलग देश मांग लिए, जिन्ना ने अपने हिस्से का और जवाहर ने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बांट लिया और दीमक की तरह चाटा उसको। उसके दंश कितने पीढ़ियों ने झेले हैं। सुशील पंडित जी बैठे हुए हैं, उसके दंश झेलने वालों में से एक है। जम्मू कश्मीर में दंश झेला गया कांग्रेस के इसी तुष्टीकरण के कारण से, और इस तरह से अपमान किया गया। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है इसलिए वो नहीं गाया। आप ये आरोप लगा रहे हैं ना, तुष्टीकरण क्यों? सीधे सीधे कहिए ना। रमेश जी, मैं तो और सीधा कह देता हूं आपको, कांग्रेस का साफ साफ नारा है कि मुल्क के ऊपर मुसलमान, तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान। और ये कांग्रेस की दिक्कत नहीं है। एक दूसरे पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उनकी भी समस्या ये है कि तू मान या ना मान, मैं तो तेरा पहलवान, तेरे लिए हरिशंकर जी, अब आप जवाब दे दीजिए। मुसलमान, ओके, ये सब मुसलमानों को रिझाने के लिए आप कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, गांधी की तो बात करें नहीं, गांधी की बात ये ना करें। गांधी की बात करें, अभी भी गांधी की बात, गोडसे ने साबरमती के संत के सपने को साबरमती की संतान पूरा कर रही है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए ना। गिरिजी, मैं आपके बीच में बोला था क्या? अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मैं फिर आपको बोलने नहीं दूंगा। ये बात ध्यान रखिए। आप बोलिए, आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आपको जो अच्छा कहना बुरा कहना, अपनी बात कह रही है, अपनी बारी में कहिए। गांधी जी की बात तो करे नहीं है। सावरकर जी के पोते ने कोर्ट में जाकर क्या बयान दिया? अब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहे भारतवासियों को कि सावरकर, गोडसे जो है आरएसएस का आदमी नहीं था। यह प्रूव कर दिया कि गोडसे आरएसएस के आदमी थे। गांधी जी का जिक्र मत करो ना, गांधी की समाधि पर जाया करो ना, गांधी का ना। एक मिनट रुकिए, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। ये कोर्ट से आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। आपकी बारी आएगी। गांधी के बारे में सावरकर के पोते ने ये कहा कि सावरकर के पोते ने ये कहा कि गॉडसे, कौन कहता गॉडसे आरएसएस का आदमी नहीं था? गॉडसे आरएसएस का आदमी था। बापू और बाबा साहब बड़े पड़े हैं आज कोर्ट के अंदर, ये बकायदा बयान लिखित रूप में दिया उन लोगों ने। और गांधी की बात करते हैं, गांधी को बर्बाद दिया, गांधी की समाधि पर जाते हैं, गांधी का नाम लेते हैं। सुविधा अनुसार तो गांधी को ये इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस ने सुविधा अनुसार तो गांधी को ये इस्तेमाल करते हैं। जब इनको अपनी जान बचानी होती है तो गांधी की समाधि पर चले जाते हैं। महात्मा गांधी करते हैं। गांधी को मारने वाले ये लोग हैं। ये तिरंगे की बात ना करें, ये वंदे मातरम की बात ना करें, राष्ट्रगान की बात ना करें।
बापू के विचारों की हत्या आजादी की लड़ाई में भी बजाय तिरंगे के भगवा झंडा लेकर घूमते थे ये लोग, उसकी हत्या की और देश के विभाजन में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो इन लोगों का है। देश के अंदर जो लोग थे सबको इकट्ठा करके सबको साथ में लेके महात्मा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ। अगर इनका वश चलता तो आज देश आजाद नहीं रहता। बापू का इस्तेमाल जिस प्रकार से आज देश को गुलाम बनाने को तैयार बैठे हुए, अमेरिका के हाथों बेच दिया देश को, गुलाम बनाने को बैठे हुए, उसी प्रकार से उससे में भी इनका यही हालत। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस उनकी हालत डॉक्टर गिरी हरिशंकर गुप्ता जी, भी हालत यही थी। हरिशंकर गुप्ता जी, डॉक्टर गिरी, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब संसद से कोई कानून पारित हो गया है तो उसके लिए हम सब बाध्य हैं उसका सम्मान करने के लिए। फिर संसद का महत्व क्या रह जाएगा अगर हम संसद से पारित कानून का ही सम्मान नहीं करेंगे? सुशील पंडित जी। भट्ट साहब एक मिनट दे दी। बोलिए गुप्ता जी। भट्ट साहब, संसद का कानून पास हुआ, हम उसका सम्मान करते हैं। वंदे मातरम नहीं गाएंगे ऐसा कौन बोल रहा है? वंदे मातरम जिस रूप में हम गाते रहे हैं उसी रूप में गा रहे हैं, बहुत सम्मान से बहुत प्यार से गाते हैं वंदे मातरम। नहीं तो ये तो उसके गाते हैं, 2 छंद गा रहे हैं सर। जो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर में जो ये अमेंडमेंट लाया गया इसमें यही है ना कि अब 2 की बजाय 6 के 6 अंतरे गाए जाएंगे, ये भी तो स्पष्ट है ना। 2 अंतरे गाए जाएंगे, 2 अंतरे गाए जाएंगे, 2 अंतरे ही गाते रहे हम लोग कांग्रेस की तरफ से, 2 अंतरे गाते रहे हैं। देश के वारिस हम लोग हैं, हम देश की आजादी के वारिस हम लोग हैं, ये नहीं है देश की आजादी के वारिस। ठीक है सुशील पंडित साहब, ओके सुशील पंडित साहब, ओके डॉक्टर गिरी एक मिनट। किसने बनाया? किसने बनाया? देश किसी के, देश की जनता ने, किसी की मिल्कियत है, देश की जनता ने वारिस बनाया हमें। झंडे की वारिस हम हैं, वंदे मातरम की वारिस हम हैं, जनगण मन के वारिस हम हैं, और क्या चाहिए आपको बताइए? मैं खुलासा करता हूं बात के लिए। जो गोली लगाओ, एक कांग्रेसी का आप बता दीजिए, 4 लोगों का नाम बता दीजिए जो वंदे मातरम गा सकते हैं, जनगण गा सकते हैं आपके यहाँ। 4 लोगों का नाम बताइए। उल्टा झंडा लगा के प्रधानमंत्री गए, उल्टा झंडा लगाकर लाल किले पर प्रधानमंत्री गए, केसरिया आगे दिखाया, हरा रंग पीछे दिखाया, उल्टा झंडा लगा के प्रधानमंत्री गए। ये नहीं देखा आपने? डॉक्टर गिरी आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपमान नहीं है ये, कानून अपमान नहीं है। प्रधानमंत्री बता रहा हूं, अपनी पॉकेट स्क्वायर में उल्टा झंडा लगाया प्रधानमंत्री ने, उसका जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हरिशंकर जी आपकी बात आ गई। सुशील पंडित जी। जी भट्ट साहब जी बोलिए। मैंने सबको बहुत ध्यान से सुना, और हरिशंकर जी मेरे वरिष्ठ हैं, पड़ोसी भी हैं, मैं उनको कैंपस के दिनों से जानता हूं। पूरे सम्मान के साथ उनको याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि ध्वज का अपमान किया, संघ के कार्यालय पे नहीं लगा। आप ही की सरकार ने फ्लैग कोड एक्ट बनाया था जिसमें ध्वज को फहराने, उसको ऊपर ले जाने और नीचे उतारने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है, और एक कानून है कि वो हर भवन के ऊपर नहीं लहराया जा सकता। शाम होने पर उसका उतारना जरूरी है, सुबह होने से पहले उसका चढ़ना जरूरी है। एक फ्लैग कोड एक्ट था, उसके अंदर परिवर्तन करने के लिए कांग्रेस के ही एमपी नवीन जिंदल उन दिनों तो प्राइवेट मेंबर बिल पहली बार आया ना, वो पारित हुआ। नवीन जिंदल जिनकी बात आप कर रहे हैं। हाँ, तो 2002 में जब वो फ्लैग कोड एक्ट लागू हुआ तब आप स्वतंत्रता से वो झंडा कहीं भी फहरा सकते थे, वरना सरकारी इमारतों पर फहरता था, और उसकी एक पूरी प्रक्रिया थी, उसके सम्मान। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर पे क्यों नहीं फहराया, उन्होंने अपने भवन पे क्यों नहीं फहराया, आजादी के बाद से इतने साल तक क्यों नहीं फहराया, उसका कारण था। लेकिन सुशील पंडित साहब, वो पार्लियामेंट ने यूनानिमस उस प्राइवेट मेंबर बिल को पारित किया था, ये सबसे खूबसूरती थी। और इसके कारण फिर हम सब नागरिक जो हैं ये फहराने के लिए अधिकृत हुए, स्वतंत्र हुए, और उसके बाद से हम लोग खुशी से ये फहराने लगे। पहली बात ये। दूसरी बात, वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाए जाएंगे, ये उस समय मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं के तुष्टिकरण के लिए किया गया था, क्योंकि वो बार बार कहते थे कि ये हमारे आस्था के खिलाफ जाता है। देश में उन दिनों पाकिस्तान की मांग थी, वो खुश हो जाएं, वो तुष्ट हो जाएं, इसलिए ये एक कंसेशन दिया गया। सुशील पंडित साहब, वो तुष्टिकरण था या आंदोलन को, या आजादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसे सर्वसमावेशी बनाए रखने के लिए था?
जी हाँ, See, जी we have हाँ, to be बिल्कुल। very clear. हमें जब कहना हाँ। होगा तो ये भी सामने रखना होगा कि उस समय की नहीं, नहीं। परिस्थितियां क्या थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम लीग उस सबक मुसलमानों को एक साथ जोड़ के संगठित करके पृथकतावाद फैला रही थी। उन्हें तुष्ट करने के लिए, उन्हें नाराज ना हो इसके लिए ये किया गया। लेकिन क्या इससे देश का विभाजन बचा? क्या इससे दंगे बचे? क्या तुष्टीकरण किसी भी राजनीतिक मतभेद का समाधान हो सकता है? ये हमने पाया इतिहास में कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो तुष्टीकरण करने के बाद भी देश बटाकर ले गए, दंगे कराकर ले गए। आज हम उसी तुष्टीकरण से चिपके हुए बैठे रहें। but सुशील उस पंडित राष्ट्रगान साहब- का, उस वंदे मातरम का अपमान करें, उसको खंड खंडित बट करें। सुशील देश तो पंडित बट ही साहब- गया, बट सुशील उस गान पंडित को भी साहब, बांट दें। ये कहां तक? ये एक पूछिए। यूनानिमस फैसला था सर। उसमें महात्मा गांधी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जेपी कृपलानी थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, यहां तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एडवाइस किया। लेकिन पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि यही थी कि वो नाराज ना हो, वो पृथकतावाद ना फैलाएं, वो मुसलमानों को आस्था के नाम पर ना बांटें। ये पृष्ठभूमि थी। इसे अगर आप भूल जाते हैं तो आप उस तुष्टीकरण की विष बेल को भी भूल जाते हैं, उसके कुपरिणामों को भी भूल जाते हैं। ये कृपया न भूलें। हमने ये पाया कि जब जब हमने तुष्टीकरण किया, जब जब हमने कंसेशंस दिए, रियायत दी रिझाने के लिए, दिल जीतने के लिए, तब तब मुंह की खाई। कश्मीर में भी इसी तरह मुंह की खाई। तो ये दिल जीतने की बीमारी हमें छोड़नी पड़ेगी। कुछ बातों से हम समझौता नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। ये बंकिम चंद्र का राष्ट्रगान है, इससे समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल। प्रोफेसर भुवन जोशी, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का राष्ट्रगान है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। देखिए रमेश जी, मैं 4 लाइनों से अपनी बात को रखना चाहूँगा। जब जब देश पे आँच आई, सीना तान के खड़े मिले, वंदे मातरम भी बोला, संविधान को गले मिले, देशभक्ति का सर्टिफिकेट तुमसे लेकर नहीं चलेंगे, तिरंगे की कसम खाते हैं। ये जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से 2 विचारों में बटा हुआ है। एक विचार है गांधी जी का विचार और एक विचार है गोडसे जी का विचार है। और जो गोडसे का विचार है वही लोग माफी वीर हैं, उन्होंने ही अंग्रेजों से पेंशन ली है और आज पूरे देश को देशभक्ति का ज्ञान दे पा रहे हैं। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बता रहा था कि 3 साल की सजा होनी चाहिए, तो इस हिसाब से तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी 15 अगस्त पर जो उन्होंने वो करा है उस पर 3 साल की सजा होनी चाहिए। क्या ये इनके प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि माननीय मोदी जी को सजा होनी चाहिए? भाई कॉमन सेंस अगर नहीं है, भेजा खाली है, टॉप फ्लोर आपका नहीं है, पॉकेट स्क्वायर में और तिरंगे में, तिरंगा पॉकेट स्क्वायर नहीं होता, पॉकेट स्क्वायर और तिरंगे में फर्क होता है। तिरंगा फहराया जाता है, आदमी के बीच में नहीं बोला सर, मैंने किसी बदतमीज आदमी के बीच में नहीं बोला, किसी बदतमीज आदमी के बीच में नहीं बोला। बीच में जो बदतमीज आदमी आ गया, ये क्या भाषा है भाई? मैंने 1 मिनट प्रोफेसर जो 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट गिरी साहब रुकिए, डॉक्टर गिरी 1 मिनट रुकिए। प्रोफेसर जोशी 1 मिनट। प्रोफेसर जोशी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये भाषा की मर्यादा रखा करिए आप लोग। आप क्या बोलते हैं आपको बताए, आपको इतने सारे लोग सुन रहे होते हैं। नहीं, ये बीच आपकी में भाषा, अरे बीच में बोल लिया तो आप ऐसे बोलेंगे, गलत बात है। नहीं, आप गलत बात है प्रोफेसर जोशी, ये गलत बात है। जब ये गोडसे की औलाद, गलत बात है। गोडसे की औलाद कह दिया और इन्होंने क्या देश जानता नहीं है तिरंगे से? 1 मिनट आ रहा हूं डॉक्टर गिरी, मैं आपके बारे में आऊंगा, बोलने दीजिए। प्रोफेसर जोशी, भाषा की मर्यादा बोलिए प्लीज। मर्यादा है ना, आप देश के प्रधानमंत्री के पॉकेट स्क्वायर की तुलना राष्ट्र के झंडे से कर रहे हैं। प्रोफेसर लिखा हुआ है, ये देश की आजादी में क्या पढ़ाएगा बच्चों को? ये क्या संस्कार देगा बच्चों को? जिस आदमी का टॉप फ्लोर ही खाली है, तो पॉकेट। रमेश जी, कौन उठाए गिरे को बैठा देते हो? रमेश जी, कौन से उठाए गिरे को बैठा देते हो? मैंने बड़े सम्मान से तीनों को सुना है। ये कौन उठाए गिरे को ले आते हो रमेश जी? आप रमेश जी ऐसी बहस में मुझे मत लाया करो। जब उठाए गिरे को आपने बहस में बैठाना होता है। प्रोफेसर जोशी 1 मिनट। उठाए गिरे को बैठा रहे हो रमेश भट्ट जी, मैंने सबको ध्यान से सुना। मेरी बारी में इनके अंडे उबल गए। प्रोफेसर जोशी और डॉक्टर गिरी, आप इस तरह से अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए साहब। आप लोग कमाल करते हो।
मतलब आप अपनी पार्टी का सम्मान तो बचा के रखो, जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं उसका तो सम्मान करो, या तो आप बता दीजिए आपकी पार्टी क्या ऐसी भाषा को अलाउ करती है। मुझे इन बदतमीजों के साथ बहस करते हुए नहीं डॉक्टर जोशी, आप फिर गलत बोल रहे हैं। अगर बीच में किसी ने बोला आप विनम्रता से बात कर सकते हैं, नहीं गलत बात है। प्रोफेसर जोशी, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं गलत बात है। मैं आपको अलाउ ही नहीं करूंगा, समाजवादी पार्टी के मैं आपको अलाउ ही नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी के समय में बात करते हो समाजवादी पार्टी की, और भाषा आपकी क्या है? समाजवादी पार्टी का टाइम में कोई नहीं बोलेगा बीच में से। तो आप ये बात आप कह सकते हो ना, आप दूसरे व्यक्ति को इस तरह से नहीं बोल सकते। नहीं रमेश जी, इन पर तो केस चलना चाहिए। अब ठीक है प्रोफेसर जोशी, अभी गुस्सा शांत हो जाए। एक मिनट, अभी प्रोफेसर जोशी और डॉक्टर गिरी को ले आइए दोनों को। एक मिनट प्रोफेसर जोशी, मेरी बात सुन लीजिए। अब आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आप दोनों को मौका दे रहा हूं। 30 सेकंड प्रोफेसर जोशी आप कंप्लीट करिए, उसके बाद डॉक्टर गिरी आपको जवाब देंगे। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए जोशी साहब। देखिए, वंदे मातरम देशभक्ति का गीत है, किसी धर्म का नहीं। हम इसे गाते हैं और गवाएंगे, पर किसी पर जबरदस्ती थोपने का अधिकार किसी को नहीं है। कौन कितनी लाइन बोल रहा है, कौन कितनी लाइन बोलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी देश को तय नहीं करेगी, ये देश का नागरिक तय करेगा। ये देशभक्ति यहाँ के लोगों के कण-कण में है। ये सर्टिफिकेट वो लोग ना देने का कोशिश करे जो अंग्रेजों के मुखबिर थे। ये गोडसे की औलाद हमको सर्टिफिकेट ना देने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये चंदा चोर हमें ना सिखाए पाठ। ये भगवान राम के लुटेरे हमें पाठ ना सिखाए। डॉक्टर जोशी आ गए, आपने सारी बातें कह ली। ओके, अभी हो गया। प्रोफेसर जोशी थम जाइए आप। डॉक्टर गिरी अब आप रिप्लाई करिए। रमेश जी, मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन एक विषय से था कि आप एक प्रधानमंत्री जी के पॉकेट स्क्वायर की तुलना राष्ट्र के झंडे से न करें। इस तरह से तिरंगे का भी अपमान होता है। और प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हो, जब किसी भी, हम तो नेता प्रतिपक्ष से लेकर के हर व्यक्ति का, आपके नेता हो अखिलेश जी, उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान कर रहे हैं। और पॉकेट स्क्वायर से तिरंगे का अपमान करके, आप पढ़े लिखे प्रोफेसर आपके नाम के आगे लगा हुआ है। अगर गोडसे की विचारधारा इस देश में है, तो जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई और जिस मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ कैंट में अपनी बहू के चुनाव प्रचार में कहा कि मैंने 32 हिंदू मरवा दी, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए कर भी क्या सकता था, वैसे बेशर्म, बेहया और लोग भी अगर राम मंदिर की बात करें तो मुंह से राम निकलता है तो पूछताछ कम हो जाते होंगे। लेकिन जो 32 हिंदुओं को ओके ठीक है डॉक्टर गिरी, बहुत 30 सेकंड आपके पास, उसके बाद मेरे साथ ब्रिजमोहन जी काफी देर से बने हुए। ठीक है प्रोफेसर जोशी जल्दी से बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूं, ये गृह मंत्री ने, इनके अमित शाह ने हमारे बच्चों के साथ AK-47 चला दी इनके हिसाब से, क्योंकि मुलायम सिंह जी को दोष दे रहे हैं। ये गृह मंत्री था जो पुलिस के द्वारा हमारी बेटियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे गन लगवा रहा था और ये पैलेट गन चलवा रहे थे। ये अमित शाह, इन्हीं के गृह मंत्री ने। ये कबूल करे, इस बात को कबूल करे, ये कबूल करे। विषयांतर हो गए, गृह मंत्री ने विषयांतर हो गए। एक मिनट प्रोफेसर जोशी, आप लोग डिबेट से विषयांतर मत होइए। ओके, केवल ब्रिजमोहन जी, केवल ब्रिजमोहन जी। प्रोफेसर जोशी रुक जाइए आप। ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन जी, राम मंदिर के डकैत तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद। हो गया प्रोफेसर जोशी, आपने अपनी बात कह ली है। हत्या तुम्हारे नेता ने की थी। मैं पहले भुवन जोशी का धन्यवाद दे दूं कि 32 हिंदुओं की हत्या के बाद इन्होंने मान ली। और ये डकैत कहीं के तुम, डकैत हो तुम। अरे हो गया प्रोफेसर जोशी, ये भाषा की, अभी रुक जाइए बीजेपी के। प्रोफेसर जोशी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपको हटा दूंगा। मैं आपको विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए, वरना मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, फिर मुझे आपकी जरूरत नहीं है। बीच में अंडे की तरह ना, नहीं तो अभी रुक जाइए ना, आपसे तो नहीं बोल रहे ना, ये बीच में अंडे अभी आप चुप रहिए बस। इनको कंट्रोल करना सिखाओ रमेश जी। डॉक्टर जोशी अभी आप हो जाइए। ब्रिजमोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संसद से पारित कानून का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, यही कानून का मतलब होता है। अगर वो नहीं होगा तो आप तो संसद की गरिमा, संसद का जो कॉम्पिटेंस है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, उसी को सवाल के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रमेश जी, मैं देखिए आपकी बात से पूरी तौर से सहमत हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बात के ऊपर पूरी तौर से विश्वास भी करती है और हमने इस बात पे हम लोगों का पूरा निर्णय भी है कि देश का कानून सबसे ऊपर है। ये धर्मों से ऊपर है, ये हमारे विचारधारा से ऊपर है
और हमारी अपनी व्यक्तिगत जो नीतियां हैं या हमारा व्यक्तिगत सोच है उससे भी ऊपर है। अगर मेरा कोई व्यक्तिगत सोच देश के कानून के आड़े आ रहा है तो मेरे को देश के कानून को प्राथमिकता देना होगी। मैं अपनी विचारधारा को और अपने विचारों को उसके नीचे रखूंगा। अब जब देश की संसद ने एक कानून पास कर दिया है, उसको मानने का दायित्व देश के पूरे 1 अरब 50 करोड़ लोगों का है। आप सहमत हो या आप असहमत हो, इसका अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों ने संसद में बैठकर इसका निर्णय लिया है और हम सब लोग उससे बंधे हुए हैं। बट ब्रजमोहन जी, इस मामले में विवाद की जगह हम कह रहे हैं हाय सब लोगों को वंदे मातरम का अपमान कर दिया, वंदे मातरम का अपमान कर दिया, वंदे मातरम का अपमान कर दिया। भाई संसद से पारित कानून में सजा का प्रावधान है। आप कराइए ना FIR, कौन रोक रहा है आपको? आपको लग रहा है कानून का अपमान हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर संसद के द्वारा पारित कानून का इस्तेमाल करिए, एक डेटरेंट तो दिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपका कहना, क्योंकि एजेंसी है। अगर किसी ने गलती की है, जैसे कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी शिकायत उस फोरम पे की जाती है जिस फोरम में उसको कानून उसको सजा देने का अधिकार है। तो जिस कानून के तहत ये पारित हुआ है हम उसकी रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करने के बाद जांच होगी, जांच होने के उपरांत जो आदमी दोषी पाया जाएगा उसको कानून के अंतर्गत कोर्ट सजा देगी। तो मैं सोचता हूँ इस पर इतने विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतर ये होगा हम सब लोग मिलकर ये फैसला लें कि देश के कानून ने जो फैसला लिया है, जो निर्णय लिया है, और जो कानून बनाया है, हम उसका पूरा सम्मान के साथ उसका पालन करें। और हमारे लिए राष्ट्रगीत और राष्ट्र गायन दोनों महत्व है, दोनों का महत्व है। वंदे मातरम के अपमान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गिरी, आपको लगता है कि अगर अपमान हुआ है, सार्वजनिक सभाओं में ये कहना कि कांग्रेस माफी मांगे, देश से माफी मांगे, अरे आप कानूनी कार्रवाई करिए ना, जो इसके प्रावधान है उसको लागू करवाइए। रमेश जी, तो कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी ना कि उसको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान करना है, उसको राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों का अपमान करना है। जिस तरह से शुरुआत में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले पन्ने पर जो राम दरबार लगाया था, जो तमाम प्रतीक चिन्ह जो संविधान के पन्नों पे थे उसको कांग्रेस ने धीरे धीरे हटाया। बाद में इमरजेंसी में जो सेकुलर और तमाम वर्ड जोड़े, यानी कि धीरे धीरे देश के संविधान से, इस देश की मर्यादा से, इस देश के मूल्यों से कांग्रेस लगातार खिलवाड़ करती रही। और बंकिम चंद्र की कलम से जब स्वर फूटा होगा तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कभी ये देश कंठहार बन जाएगा लाखों करोड़ों अरबों लोगों का। दूसरी बात कि ये देश कहाँ मांग करता है कोई किसी धर्म को छोड़ दे। ये देश तो इतनी सी मांग करता है कि जब मातृभूमि पुकारे तो हृदय उसके सम्मान में झुके, और हम मंदिर और मस्जिद की दीवारों में से कैद न करें। ये राष्ट्र का राष्ट्र धर्म है। आपको अलग अलग धर्मों को मानते हो, लेकिन मैंने आपकी डॉक्टर गिरी, मैंने आपकी सारी बातें मानी। मैं फिर आपसे कहूंगा, क्यों नहीं आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं? रमेश जी, इसलिए तो कानून बना है, और ये कांग्रेस के समय ही बना है, जिसकी चर्चा आपने भी की, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, जो 1971 में बना। 71 नहीं, मैं अभी वाले जो अमेंडमेंट हुआ है 2026 में, जिसको लेके सारा विवाद चल रहा है, उसमें प्रावधान है, उसमें क्लियर कट प्रावधान है कि अगर वंदे मातरम गाते समय कोई उसको रोकता है या कोई इस पे व्यवधान पैदा करता है तो वो कानून का उल्लंघन है। आपने सजा का प्रावधान किया है। मैं कह रहा हूं आप इसका पालन करवाइए। रमेश जी, बिल्कुल इसका पालन होगा। लॉ इट्स टेक इट्स ओन कोर्स, और कानून अपना काम करेगा। मैं हरिशंकर जी की उम्र का भी सम्मान कर रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से वो हरकतें कर रहे हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के विषय पर, उनकी उम्र को और उनके चेहरे के सादगी को शोभा नहीं देता। पहले इस बात को पहले ध्यान से सुनिए। पहले जो हरकतें कर रहे हैं, गाली देना ही गाली नहीं होती है। अगर कई तरह की एक्ट होते हैं जो आप कर रहे हैं, ये आपकी उम्र को और आपके तजुर्बे को सूट नहीं करता। अच्छा ठीक है, डॉक्टर गिरी ऐसा कुछ नहीं बोला, डॉक्टर गिरी ऐसा कुछ नहीं बोला बोलने से। मेरे को तो रोका नहीं, मैंने तो कोई हरकत किया नहीं। डॉक्टर गिरी, आप इसको क्यों ऐसा हरकत की तो आपको रोका गया, आपने हरकत की तो आपको 10 बार रोका गया। मैंने कोई हरकत नहीं की। मुझे लग रहा है यहाँ पर राष्ट्रगीत के अपमान की बात आ रही है। हर चीज को अपमान से जोड़ देना ठीक नहीं है। हर चीज अपमान से नहीं जोड़ते हैं। मेरा साफ शब्दों में मानना है कि कानून बना है, संविधान में संशोधन हुए हैं, और जिस चीज को आगे लाया गया है उसको सबको पालन करना चाहिए, तो कानून अपना काम करेगा। लॉ इट्स ओन कोर्स। हरिशंकर गुप्ता जी, मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना, ये जानते हुए, वो तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जानते हुए कि ये संसद से पारित कानून है,
उसके बावजूद ये कह देना कि बीजेपी जो कहेगी हम इसको बाध्य नहीं है, जो बीजेपी कहेगी हम बिल्कुल नहीं गाएंगे, वो बीजेपी का मतलब नहीं है उससे। वो मतलब है कि संसद से कानून पारित हुआ है और उसकी भावना का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हरिशंकर जी। भट्ट साहब, ये इसलिए कहा गया कि इनकी नीयत में हमेशा फर्क रहता है, इनकी नीति और नीयत में फर्क रहता है हमेशा। तुष्टीकरण की बात, हमारे सुशील भाई मेरे पुराने साथी हैं और मैं नहीं जानता था कि वो इनके विचारों में इतना घनघोर परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि जब हमारे साथ थे तब नहीं था, वो हमारे जैसे ही थे तब भी। देखिए गिरिजी जो बात कह रहे हैं वो आपने जो बार बार आप तो 6 बार कह चुके इस बात को भी, कानून बनाया तो उसका पालन करवाइए, FIR करवाइए, गिरफ्तार करवाइए, केस चलाइए, उसको दिक्कत क्या कराने में। लेकिन ऐसा कोई कानून है नहीं। वंदे मातरम का कहीं भी अपमान नहीं किया गया। वंदे मातरम के 2 छंद हम गाते थे, 2 छंद हम गाएंगे। ये सारी सरकारें इनसे पहले की, उसमें भी ऐसा ही था और इनके यहां पर भी ऐसा ही था। अटल बिहारी वाजपेयी तक ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। और जहां तक ये बात करें झंडे के अपमान की कि साहब प्रधानमंत्री की जेब के अंदर जो रुमाल लगा हुआ था उसको तिरंगे झंडे से कंपेयर ना करो, हम तो नहीं करना चाहते। बहुत छोटी सी बात है, हम इसको तूल देना नहीं चाहते और ना हमारे किसी लोगों ने जिक्र भी किया। ये तो किसी ने जिक्र कर दिया तो आपने कह दिया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री किसी फैशन परेड में नहीं गए थे कि जैसे मर्जी लगा के चले जाओ। एक रुक जाइए आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। अब ये तो गलत बात है आपकी, फिर कहेंगे हरकत करते हैं, फिर करते हैं। अरे आप छोड़ दीजिए ना, आप राजभक्ति की बातें ना करें, अलग अलग तरीके से जी राजभक्ति की बात ना करें भाई। आपके मुझ से अच्छा नहीं लगता राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित, आपके मुझ से अच्छा नहीं लगता है। मैं 5 बार कह चुका हूँ आपको, राष्ट्रभक्ति राष्ट्रहित अच्छा नहीं लगता। आप देश के संसद का भी अपमान कर रहे हैं, आप देश के संसद का भी अपमान। अरे अगर अपमान करें तो कार्रवाई करिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या करेंगे रमेश भट्ट जी, रोकिए इनको। ठीक है डॉक्टर गिरी, एक बार रुक जाइए। होने का क्या मतलब है? डॉक्टर गिरी, गुप्ता साहब को बोलने दीजिए पूरा, मैं फिर आता हूँ। हाँ बोलिए गुप्ता साहब, 30 सेकंड। अब वो जोशी ने जो बातें कही थी वो बातें मैं नहीं कहना चाहता इनके बारे में। आप फिर मैं भी उसी लाइन में आ जाऊंगा। अब इनको बोलिए रोकिए, तसल्ली रखिए, संयम रखिए। मुझे पता है आप लोग, पूरी पार्टी उखड़ चुकी है, आपकी मानसिकता भी विचलित हो चुकी है। कहां चली गई है, कहां जाएगी पता नहीं है, पूरा देश जानता है। देखिए ऐसा है, जब आप उसकी सफाई देने में बात करते हैं, सफाई मत दीजिए उसकी, आप उसको टाल दीजिए बात। जब सफाई देंगे तो सामने वाले भी तो। आप रुक जाइए यार, रुकिए आप। सफाई तो आपकी हो गई है, आप रुकिए, तसल्ली कीजिए। आप ज्यादा मत बोलिए। आप जब मैं आपके बीच में बोला था क्या कोई और बोल रहा है आपके बीच में, और दूसरे को हरकतें करने की बात करते हैं भाई। आप धमकी दे रहे हैं क्या? आप चैनल क्या कर लेंगे? क्या आप करेंगे? क्या आप क्या कर लेंगे? आप कर लेंगे क्या? अरे एक मिनट डॉक्टर गिरी, आप लोग छोटी छोटी बातों में इतने अनुभवी लोग हैं, आप अपनी अपनी पार्टी की, और छोटी छोटी बातों में ऐसे लड़ते हैं। क्या कोई गुप्ता साहब बहुत संक्षेप में बोल लीजिए प्लीज, कंप्लीट कर लीजिए, बात खत्म। गुप्ता साहब बोल लीजिए। मैं 2 मिनट आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप तसल्ली से सुनिए। अगर इनको ज्यादा मिर्चें लग रही है तो उठ के बोलिए 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 गुप्ता साहब। आप बोलते रहे, सामने वाला कुछ ना बोले आपके लिए, आप जो मर्जी बोलते रहेंगे, सामने वाला कुछ भी ना बोले। आपको क्या लगता है? बट हरिशंकर जी, सामने वाला हरिशंकर जी, कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ हुआ, राष्ट्रगीत के बीच में जो कुछ हुआ, क्या वो सही था? उससे बचा जा सकता था? देखिए मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। हमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, हमारे यहाँ आज से नहीं 100 साल से हमारा इतिहास है इस बात के लिए। हम यही बात करते आए और यही गाना गाते रहे हैं, यही गीत गाते रहे और 2 छंद ही गाते रहे और वही गाए। तो आपके मुख्यालय में 2 से ज्यादा किसने बजाने को कहा? आप 2 ही बजवाते, ये व्यवधान ही नहीं होता ना, 2 से ऊपर बजता ना ये व्यवधान आता। वो तो किसी ने नहीं कहा, मुख्यालय में तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। ये तो उसका बात का अब आप कह रहे हैं जी कुर्सी मंगाई, वो उससे कोई कन्विंस नहीं होगा। सवाल इस बात का है, ये आप भी जानते हैं, आप तो इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं कि देश की संसद ने एक कानून पारित किया है, वो 1937 और आज की स्थिति में बड़ा फर्क आ गया साहब। तब चलो मानो कि आंदोलन को सर्वसमावेशी बनाने के लिए हमने फैसला लिया। जो आज देशभक्त बने हैं, राष्ट्रहित की बात करें, पिछले 40-50 साल से हमारे से मुकाबला ना करें, ठीक है, हमारे से मुकाबला ना करें, ठीक है। तो आज देशभक्त बने हैं। ओके। और तुष्टीकरण की बात की, सुशील पंडित जी ने तुष्टीकरण की बात की थी, मैं उस पर एक मिनट बोलना चाहूंगा। हाँ। तुष्टीकरण किस चीज का पंडित जी? तुष्टीकरण आपने दलितों का तिरस्कार किया, उनका तुष्टीकरण हमने किया, उनको साथ में लेके चले, तो वो तुष्टीकरण दलितों का भी हो गया, मुसलमानों का भी तुष्टीकरण हो गया। इंडिया गेट पे जाके देख के आइए, जवान ज्योति के ऊपर नाम पढ़िए कितने लिखे हुए हैं और कितने नाम किस। अरे साहब कहाँ तुष्टीकरण हुआ?
सब लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन जो 2006 में रिपोर्ट आई मुसलमानों को लेकर, उसने तो पोल खोल दी कि अगर उनका तुष्टीकरण होता, वो सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, शैक्षिक रूप में इतने पीछे नहीं होते। खैर, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सुशील पंडित साहब, आप मुझे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता सकते, आपको मालूम है संसद से कानून पारित हुआ, बीजेपी कह रही है उस कानून का अपमान हुआ। अब साहब अपमान हुआ तो सुशील पंडित जी सही रास्ता क्या, मुझे ये बताइए, सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस से माफी मांगने की अपील करना या उस कानून के प्रावधानों को कठोरता से पालन करवाना? अजय जी, बिल्कुल ठीक सवाल है। देखिए, मैं आपको इसकी पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि बताता हूं। उस कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यालय के अंदर पूरा वंदे मातरम बजाया गया, और जब वो 2 छंदों से आगे बढ़ा तो उस पर आपत्ति जताने वाली हरकतें दिखाई पड़ी। उसको बीच में रोकने के निर्देश देते हुए लोग दिखाई पड़े, उस पर विवाद होता दिखाई पड़ा। अगर आपको 2 ही बजाने या गाने थे तो 2 ही बजाते या गाते। आप जब पूरा बज रहा है और उस पर आप आपत्ति जता रहे हैं, उस पर गुस्सा जता रहे हैं, उसको बीच में बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो इसे अपमान सूचक माना गया, नंबर 1। नंबर 2, हां, आपने ठीक पूछा कि इस पर कार्रवाई हो, इस पर सजा मिले। भाजपा कांग्रेस के किसी नेता पर सजा दिलाने वाली कार्रवाई करने से हमेशा बचती रही है। यह तो एक मुद्दा है। 2G पर, 3G पर, CWG पर, कोल पर कौन जेल गया? यहां तक कि जब जज OP सैनी ने, जो CBI जज थे, जो प्राथमिक अदालत थी ट्रायल की, उसने तंग आकर कहा कि जाओ सारे बरी कर दिए, सबको दोष मुक्त कर दिया। इनकी सरकार हाई कोर्ट में अपील पे नहीं गई। जिस मुद्दे पर जीत कर आई थी चुनाव, किसी को सजा नहीं हुई, सब दोष मुक्त पाए गए, जितने घोटाले हुए। तो फिर ये अपील पर नहीं गए। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस क्यों? हाँ, अभी क्या है कि इन मुद्दों पर आप वोट के ऊपर नजर रखे हुए हैं, कानून का पालन हो इस पर नजर नहीं रखे हुए हैं। आप चाहते हैं कि ये विवाद बने, विवाद बन करके बदनाम हो, लोग सफाई देते दिखाई पड़े, सकुचाते दिखाई पड़े, वोट मिल जाए, लेकिन इस पर कार्रवाई ना हो। कार्रवाई किसी पर नहीं हुई है। पिछले 12 साल में जितने भी घोटाले हुए हैं, जितने भी दोष, अब आपको मैं एक और किस्सा बताता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा कि RSS जिम्मेदार है महात्मा गांधी के कत्ल पर, तो 19 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राहुल गांधी को कि आप या तो माफी मांगे RSS से या सजा के लिए तैयार हों। तो उन्होंने 24 अगस्त को यह कहा कि मैंने RSS को महात्मा गांधी की हत्या का दोषी नहीं माना, माफी मांगी उन्होंने। इसी तरह चौकीदार चोर है के ऊपर पुनः 2019 में मई के महीने में उन्होंने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में जाके कि मैंने गलत कहा। ये लोग स्वतंत्र वीर सावरकर को माफी वीर सावरकर कहते हैं, लेकिन ये सर्वोच्च अदालत में जाकर के माफिया मांगते हैं और फिर भी इतराते फिरते हैं। ओके, ठीक है, कानून का उल्लंघन करते हैं, सुशील जी, लेकिन सजा नहीं पाते हैं किसी भी मुद्दे पर, सजा नहीं पाते। प्रोफेसर जोशी, आपसे भी मैं यही पूछूंगा, आपको लगता है जब कानून बना है तो साहब कानून का पालन कौन करवाएगा? प्रोफेसर जोशी बोलेंगे और कोई नहीं, प्लीज। देखिए, मैं इतना जानता हूँ रमेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, इनके दिल में गोडसे है और बाहर गांधी है। अभी भी देखिए ना, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पर किस प्रकार दलित और OBC का अपमान हो रहा है। आपको याद होगा अच्छे से, हमारे नेता अखिलेश यादव जी मंदिर गए तो इसी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में उस मंदिर को धुलवाया गया, उनके आवास को धुलवाया गया। और अभी खड़गे साहब हल्द्वानी गए थे, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने जिस मंच से भाषण दिया वहां पर भी अपमान करने का काम करा इन्होंने दलित समाज के लोगों का। ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान का अपमान करती है। इनके नेता कहते हैं हम संविधान बदल देंगे। ये राम जी का अपमान करते हैं, लूट डकैती करवा दी राम मंदिर में जो विश्व के लिए विख्यात है, हमारी आस्था पर ठेस पहुंचा दी इन्होंने। ये बीजेपी के लोग निश्चित तौर पर गोडसे को मानते हैं भारत में, और जब विश्व में जाते हैं मैं कह रहा था ये ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। प्रोफेसर जोशी, आप ना उत्तर प्रदेश के चुनाव के हिसाब से मत बोलिए, आप जो मुद्दा मैंने रखा उस हिसाब से बोलिए प्लीज।
आपको जो सूट करता है आप वही बोल रहे हैं। ये जैन जी के हत्यारे हैं। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जैन जी के हत्यारे हैं। पूछ के यार, राम की भावना अरे के प्रोफेसर हत्यारे जोशी, हैं। आपने ये बात पहले भी कह दी है, ये कह दी है, ये बात कह दी है। मैंने आपसे ये पूछा, एक लाइन में बताइएगा कि अगर अपमान हुआ है वंदे मातरम का तो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बस इतना पूछा। आप राम मंदिर पहुंच गए, आप जनजी में पहुंच गए, आपने सारी बात कही लेकिन असली बात का जवाब दिया नहीं। देखिए फिर राम मंदिर, अरे राम मंदिर आप उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए रखिए साहब, यहाँ इस मुद्दे पे बात कर लीजिए। का जो प्रश्न है हमारे विश्वास का, नहीं, वंदे मातरम हमारा एक गान है, हमें गाना चाहिए, लेकिन कौन कितनी लाइनें गाएगा ये गान का निर्धारित या भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करना चाहती है वंदे मातरम के द्वारा, समाजवादी पार्टी इनके मंसूबों को ठीक है। ओके बृजमोहन जी, अब आप जवाब दीजिए। आई मुझे लगता है बृजमोहन जी, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर गिरी, आ रहा हूँ प्रदेश में। डॉक्टर, अच्छा बोलिए डॉक्टर गिरी, बोलिए, उसके बाद बृजमोहन जी बोलिए। मैंने बहुत ध्यान से भुवन भास्कर जोशी जी को सुना और 2-3 फैक्ट्स उनके नजर में खाली ला देना था, ज्यादा कुछ नहीं। एक पार्टी के नेता और जिन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा करके कुछ लोग जमीन कब्जा करते हैं और उंगली ऐसे दिखाते हैं कि उस जमीन को अगला कब्जा करना है। वो पार्टी के नेता शायद समाजवादी पार्टी से ही आते थे, नाम था आजम खान। उसके बाद एक पार्टी के जिसने रिपेट्रिएट किया, जिसने प्रमोशन से नीचे कर दिया, वो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने पदों से नीचे दलितों को डिमोट किया। देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने ठीक है, क्या ठीक है, लेकिन एक बात में डॉक्टर गिरी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर गिरी में एक बार नहीं बस आप मैं नहीं, ये कोई कोर्ट थोड़ी ना जो आपसे मैं काउंटर मांगूंगा। साहब हो गया, मुझे नहीं चाहिए काउंटर साहब, मुझे नहीं चाहिए काउंटर सर। प्रोफेसर जोशी मुझे काउंटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस मत करिए। बृजमोहन जी बोलेंगे, एक मिनट रुक जाइए। बृजमोहन जी आप बोलिए प्लीज। वो चला रहा था, हो गया, आप एक दूसरे के एग्जाम्पल मत दीजिए, सबको मालूम है। एक मिनट देश के किसानों को कुचलने चले थे, उनका विधायक गुंडा। एक मिनट प्रोफेसर जोशी, डॉक्टर गिरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आ रहा हूँ बृजमोहन जी। डॉक्टर गिरी, आपने मुलायम सिंह जी का कई बार जिक्र किया, आप ही की पार्टी ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया ना, कुछ सोच समझ के ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया होगा। आप ये क्यों भूल जाते हैं साहब? आपने इतने सारे आरोप उन पे लगा दिए। अरे उन पे आरोप थे तो फिर पद्म विभूषण से सम्मानित क्यों किया आपने? कितना डेमोक्रेट है हम लोग, अंदाजा लगाइए इस बार। अच्छा, वाह डॉक्टर गिरी, डॉक्टर गिरी, मुझे लगता है आपने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया। डेमोक्रेट होने का इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता कि हम टीवी पे बैठ के रोज उन्हें करी आएंगे लेकिन पीठ पीछे उन्हें पद्म विभूषण भी देंगे। ये हमारा डेमोक्रेसी पहला दिखाता है। वाह। ओके बृजमोहन जी आप बोलिए। बृजमोहन जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि किसी को बाध्य करना, मान लीजिए, देखिए यहां बोलने की आजादी है, अपने भगवान को मानने की आजादी है, संविधान ने हमें आजादी दी है। अगर कोई समुदाय ये कहता है कि साहब मैं इसको नहीं गा सकता, तो हम क्या उसे बाध्य कर सकते हैं गाने के लिए? हम कह सकते हैं कि नहीं तुम्हें गाना ही होगा, नहीं तो तुम राष्ट्रद्रोही होगे। रमेश जी, ये बाध्यता है कहां? जब गायन हो उस समय उसको पूरा सम्मान के साथ पूरे उसके छंदों को गाना है, लेकिन ये तो नहीं है कि आपको गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। असली मकसद पे भी बात कर लीजिए बृजमोहन जी, तब से आप छुपाए जा रहे हैं। असली मकसद क्या है ये बता दीजिए। नहीं, मेरा देखिए असली मकसद तो मेरे को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्लियामेंट में लंबी बहस के बाद इस बिल को पारित किया है, उसको कानून बनाया है। अगर कोई असहमति थी तो ये कानून ना बनने देते, लेकिन जब एक बार संसद ने कानून बना दिया और उसमें सारे नेताओं की, सारे राजनीतिक दलों की भावनाओं का उसमें समावेश हो गया, उसके उपरांत मैं सोचता हूँ इसमें विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सच है जी, आप तो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, जो हो रही है आपको तो मकसद बताया गया होगा, बचना चाहिए। आपको तो मकसद बताया गया होगा। मंगल मिलन में ये नहीं बताया गया कि इसका मकसद क्यों ला रहे हैं हम करके?
मंगल मिलन में हमारे सांसद एकत्रित होते, प्रवक्ता नहीं होते, इसलिए मुझे नहीं मालूम वहाँ पर, और इस प्रकार का कोई निर्देश कभी दिया भी नहीं जाता। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि एक देश का कानून बना है और उसको पालन करने की जिम्मेदारी हम सबों की है। बिल्कुल। उसमें किसी भी प्रकार का विवाद करने का तात्पर्य यह है कि हम उस कानून का विरोध कर रहे हैं, हम उस कानून की उपेक्षा कर रहे हैं, और जिसको उसका स्वीकार अगर नहीं कर किया रहे जा हैं सकता। तो कानून कोई भी के ऐसा खिलाफ करेगा तो कार्रवाई उसके होनी खिलाफ चाहिए। कानून को अपना काम करेगा, लोग शिकायत भी करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने बृजमोहन जी, होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप सबका मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस बात के साथ कि संसद ने एक कानून पारित किया है। उस कानून के मुताबिक अगर राष्ट्रीय गीत का अपमान हुआ है तो ये जो कानून की धाराएं हैं ये लागू होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इस मुद्दे का। अगर संसद ने कानून बनाया है तो उसे लागू भी किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका।